कुछ अपने घर। का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन का पल पल अमूल्य है। जो लोग ये बात समझते हैं वो समय की कद्र करते हैं। समय का सदुपयोग करना एक कला है। जो इसे साध लेता है, सीख लेता है और जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं, शक्ति देते हैं। अपने विचारों को साधना एक कला है, क्योंकि जब व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई बार जीवन में ऊर्जा भी नहीं रहती और नकारात्मकता फैल जाती है। इसलिए विचारों को निरंतर सकारात्मक बनाने की कला सीखना आवश्यक है और इसके लिए उपयोगी है ऐसे अच्छे विचारों को सुनना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि विचारों में वो शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल देती है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो सबसे पहले अपने सोच, अपने विचारों को बदलिए, उन्हें सकारात्मक बनाइए। लोक रंजन में सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना राजाओं का सनातन धर्म है। Keeping the people happy, protecting the truth, and keeping simplicity in behavior is the eternal religion of the kings. कला जीवन में आवश्यक है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। अगर बात की जाए नृत्य कला की तो इसका विशेष महत्व है। यदि व्यक्ति इसका निरंतर अभ्यास करता है तो उसके जीवन में सामंजस्य आता है। जीवन के आरोह अवरोह में किस तरह से संतुलन से चलना है, ये हमें नृत्य कला सिखाती है। ये एक साधना है जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जोड़ती है। भारतीय कला परंपरा के समुद्घोष में नृत्य कला का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान विज्ञान के समुद्घोष को, उसके वैभव को स्वयं में प्रतिष्ठित और अलंकृत करती है। आज विश्व नृत्य दिवस है। आइए देखते हैं इस विशेष अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा में नृत्य कला की अमिट छाप को प्रस्तुत करती हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते 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 चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते
आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। इस श्लोक में जहाँ एक ओर नटराज शिव की स्तुति की गई है तो वहीं दूसरी ओर नाट्य और नृत्य के आधार स्वरूप अभिनय प्रकार भी निरूपित किए गए हैं। वस्तुतः यह नृत्य विधा अभिनय के प्रकारों में ही संपूर्णतः अंतर्निहित होती है। ताल, लय और अंगों की विलासितापूर्ण गति का समन्वित और सरस रूप ही नृत्य कहलाता है, जो अनेक भावभूमियों के साथ सहृदयों के हृदय को मोहित किया करता है। भारतीय वाङ्मय में या ज्ञान परंपरा में माहेश्वर सूत्रों के पृष्ठभूमि के रूप में सुख्यात नृत्य कला की स्वयं की प्रकृति और आधार भूमि क्या है, इसे कुछ यूं समझा जा सकता है। प्राचो अगाम नृत्ये हसाय। ऋषि कहते हैं कि हम आनंद के लिए, नृत्य के लिए संसार में लौटते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या बैलवाह, इस धरती पर उमंग में भरकर मनुष्य गाते हैं और नृत्य में थिरकते हैं, ऐसा वर्णन ऋषि करते हैं। नृत्य कला का प्रथम उपदेश शंकर ने भरत मुनि को तंडु के द्वारा दिलवाया, ऐसा नाट्यशास्त्र में वर्णन मिलता है। यही नृत्य कला नाट्यशास्त्र में चतुर्थ अध्याय में तांडव लक्षणाध्याय में भरत मुनि ने विस्तार से बताई है। गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः लयताल समारब्धम ततो नृत्यम प्रवर्तते। इस प्रकार परवर्ती भारतीय ग्रंथों में समग्रता से नृत्य तत्व को हम व्याख्यायित पाते हैं और नृत्य, तांडव, लास्य, देशी आदि प्रकारों में नृत्य के अर्थ को पारंपरिक और आधुनिक स्वरूपों के साथ प्रतिपादित पाते हैं। अत्यंत प्राचीन परंपराओं पर आधारित नृत्य के अन्य शास्त्रीय रूप कैसे विकसित हुए, इसका उत्तर हम इस प्रकार पाते हैं। आधुनिक काल में इसका पुनराविष्कार रुक्मिणी अरुंडेल ने किया। उन्होंने दक्षिण की वारांगनाओं को सादिर शैली में दासियाट्टम नृत्य करते हुए देखा तो उनको अनुभव हुआ कि यह तो भरत मुनि जो नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय में नृत्य बता रहे हैं उसी को ये वारांगनाएं कर रही है। उन्होंने इसका नया नाम भरतनाट्यम दिया और इसका पुनराविष्कार उन्होंने किया। इस प्रकार से शंकर इसके आद्य कला गुरु हैं, नटराज हैं। उनसे प्रारंभ होकर के और 20वीं शताब्दी तक भारत में यह नृत्य कला विकसित होती रही है। ये वही नृत्य रूप हैं जिनका वर्णन नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों में किया गया है, जो युगानुरूप प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ाए गए, परिष्कार के पथ पर पहुंचाए गए। निस्संदेह अभिव्यक्ति की कुशलता, शारीरिक सौष्ठव संवर्धकता और आध्यात्मिक सुस्थिरता की प्राप्ति के साधन के रूप में नृत्य कला प्रतिष्ठित कही जाती है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशम। Dance, Natyam, Nrityam, Sangeetam, all the Lalita Kalas, arts, they are intended to help us transcend the mundane nature of our existence, showing us a glimpse of the truth that lies far beyond. Satyam, Shivam, Sundaram. These three concepts form the anchors of Indian aesthetics, and it is this that we celebrate through our music, through our dance, be it the classical, the Margi or the Deshi. There are so many forms, the classical forms such as Bharatanatyam, Mohiniyattam, Odissi, Chak and so on, and innumerable folk forms. What is the purpose of dance? Is to delight. As Kalidasa says in the Madhavikagnimitram, Natyam bhinna ruchir janasya bahudapi ekam samaradhanam. It is through the form of dance, of poetry, Ankikam, Bhuvanam, Vachikam, Sattvikam, when all this comes together, we transcend our human limitations. As stated by Tirumular, the fine arts help to elevate us from ordinary beasts to men, to human, and from human to the highest level of refinement.
निश्चित रूप से जीवन के सौंदर्य में, विशेषतः भारतीय कला परंपरा के समुद्घोष में नृत्य कला भारतीय ज्ञान विज्ञान परक वैभव को स्वयं में अनुप्राणित, अलंकृत व प्रतिष्ठित करती रही है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। जीवन में ऊर्जा का संचार रहे, इसके लिए कला के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। ठीक उसी तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शारीरिक श्रम और बेहतर यानी पौष्टिक आहार का सेवन करना उपयोगी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऐसे में बढ़ती उम्र में हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है। किस तरह से अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की देखभाल की जानी चाहिए जिससे वृद्धावस्था में फ्रैक्चर्स की संभावना कम हो और गिरने की वजह से कई तरह और कई बार हड्डी टूटने के मामले सामने आते हैं। इस संभावना को कैसे कम किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। हड्डी टूटने की समस्या वृद्ध लोगों में काफी देखी जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हर 10 व्यक्तियों में से एक को फ्रैक्चर्स की संभावना होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन है। वो यंग एज वाले फ्रैक्चर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उस यंग एज में जैसे आप कोई हाई ट्रॉमा आपको होता है तब वो फ्रैक्चर्स होते हैं। किसी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट बहुत ज़्यादा हो, उससे गिरने पे फ्रैक्चर्स होते हैं। बहुत तेज़ी से आप चल रहे हो और टकरा गए, उससे फ्रैक्चर्स होते हैं। पर ओल्ड एज में क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से जैसे ही आप थोड़ा बहुत चलते हैं और फिसल गए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। किसी कम हाइट से, जिसमें नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उस हाइट से गिरने से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसे तो ट्रिवल फॉल कहते हैं हम। उससे गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका पीरियड्स बंद होने के कारण उनको हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स उनमें कॉमन होते हैं। हड्डियों में होने वाले दर्द से बचाव, हड्डियों को टूटने से बचाने, हड्डियों की समस्याओं से बचाव के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए शुरुआत से ही हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी का विशेष महत्व है। ये जानना भी आवश्यक है कि वृद्ध लोगों में गिरने और फ्रैक्चर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। अधिकतर हिप फ्रैक्चर्स होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, जैसे नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होना, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर होना, ये ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स हैं। स्पाइन फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन है, जिनमें हड्डियां कमज़ोर हैं, उनमें स्पाइन भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली। रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कलाई की फ्रैक्चर्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है जो ओल्ड एज में होते हैं। डिपेंड करता है कितनी एज है। अगर वो 60 के ऊपर है और अगर घर में ही चल रहा था और गिर गया और पेन इतना अनबियरेबल है कि वो वजन डालते ही दर्द हो रहा है, या चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, या लचक के चल रहा है, तो उसे एक बार हमें हमेशा अपना एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। और साथ में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको और भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या स्टेरॉइड चले हैं किसी बीमारी को लेके, तो वो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। कुछ विशेष सावधानियां रखकर गिरने की संभावना कम की जा सकती है। जैसे वृद्ध व्यक्ति के कमरे में चलने की जगह हो, कमरा व्यवस्थित रहे, कमरे में फर्श पर सामान न रखा हो, बिस्तर से बाथरूम तक जाने में आसानी हो, इसके लिए कोई वस्तु रास्ते में न रखी जाए, कमरे में कालीन न बिछाएं, कमरे व बाथरूम में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, रात को कमरे में छोटा बल्ब जलाकर रखें, वृद्धावस्था के अनुकूल बाथरूम बनवाएं, बाथरूम का फर्श चिकना न हो और हमेशा सूखा रहे। बाथरूम में सहारा लेने के लिए रॉड लगवाना उपयोगी हो सकता है। बुजुर्गों के लिए शौचालय की सीट ऊंची बनवानी चाहिए।
एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पीक बोन मास। तो जैसे हम जितनी यंग एज में एक्टिव रहेंगे, दौड़ना, भागना, चलना, ये सब एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, उतनी हमारी बोन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो 20-25 साल या 30 साल तक वो पीक बोन मास हमारा होता है बॉडी में, क्योंकि एक लिमिट के बाद बोन्स में नई बोन नहीं बनती है, जो पुरानी बनी हुई है उसी से वो आगे चलती है। तो वो पीक बोन मास अगर आप अपना जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, यानी एक्टिविटी लेवल अच्छा रहेगा आपका यंग एज में, तो उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस लेट होगा। तो इसीलिए अपनी डाइट अच्छी रखो, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो। इवन ओल्ड एज में भी आप कैल्शियम, विटामिन डी और अपना एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो। और कोई बीमारियां हैं तो उनका टाइमली इलाज कराओ। फीमेल्स में भी ध्यान रखना है कि अगर उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्योंकि ज़्यादा हैं, हाई रिस्क ग्रुप हैं, तो उसको ट्रीटमेंट कराएं, डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखें, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस को वो डिले कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और सावधानी रखने से बढ़ती आयु में फ्रैक्चर्स यानी हड्डी टूटने की समस्या से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आप भी व्यायाम नहीं करते या आपको ऐसा लगता है कि समय नहीं है या व्यायाम करने की क्या आवश्यकता है, तो ये जान लीजिए कि प्रतिदिन किया हुआ व्यायाम कई तरह की समस्याओं से बचाव में सहायक है। और यदि आपको जोड़ों की समस्याएं होने का खतरा है तो इसकी संभावना को न सिर्फ कम करता है बल्कि बीमारी उत्पन्न करने के समय में भी विलंब कर सकता है। तो आज से ही सक्रिय जीवन शैली की ओर अपना कदम बढ़ाएं और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उपयोगी उपाय करें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आजकल वायु प्रदूषण की संभावना काफ़ी है। प्रदूषित कण हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और श्वसन समस्याओं का कारण बनते हैं। यदि श्वसन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही, उससे भी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए समझ लेते हैं कि श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए और श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में योग कितना और किस प्रकार लाभकारी है। नमस्ते, मैं दामिनी ददाल। आज हम 2 प्राणायाम करेंगे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए काफ़ी काम आते हैं। पहला प्राणायाम है जो हमारे फेफड़े जो शोल्डर्स के नीचे जाते हैं वहाँ हवा पहुँचाता है, और दूसरा जो प्राणायाम है हमारी जो पसलियाँ है उसके अंदर जो फेफड़े पहुँचते हैं वहाँ आम तरह से हवा पहुँचती नहीं है। तो ये दूसरा प्राणायाम फेफड़े जो पसली के नीचे वहाँ हवा पहुँचाता है। तो आइए करते हैं पहला प्राणायाम, उसको कहते हैं क्लैविक्युलर ब्रीदिंग। उसके लिए हमारी ये 4 उंगलियां है वो आगे रहेगी, जो हमारा अंगूठा है वो पीछे, हाथ सीधे रहेंगे यानी ये सीधा रहेगा। देखिए कि आपके हाथ ऊपर ना हो, नीचे ना हो, सीधे हो। आराम से बैठिए, पीठ भी सीधा होना है और श्वास लेना है 4 सेकंड अंदर और छोड़ना है 4 सेकंड के लिए। आप देखिए जी। अभी आपने देखा होगा कि जब भी मैंने ये प्राणायाम किया तो पूरे खभे उठे, जब भी श्वास अंदर लिया और छोड़ा तो आराम से खभे नीचे आ गए।
जो दूसरा प्राणायाम है उन्हें कहते हैं इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, यानी जो इंटरकॉस्टल मसल्स यानी जो पसलियाँ है वहाँ उनके अंदर हवा भरनी है। तो उसके लिए हाथ जो है उंगलियाँ आगे, अंगूठा पीछे, और यहाँ जो हाथ ऐसे पीछे ना हो, हाथ आगे ना हो, हाथ सीधे रहे और आंख बंद करके कीजिए, बहुत फायदा होगा। श्वास 4 सेकंड अंदर लेना है और 4 सेकंड छोड़ना है। ये 2 प्राणायाम करने से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। नियमित रूप से कीजिए। ज़्यादा टिप्स लेने के लिए गुरु माँ हंसा जी से आप आगे सुनिए। नमस्कार। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए अमुक चीज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप सांस लंबी अंदर लें, लंबी छोड़ें, इसकी आदत दिन में बहुत बार डालिए। जस्ट याद रखिए, एक लंबा सांस ले लिए। अल्टरनेट ब्रीदिंग बहुत ही फायदा करेगा। उससे आवाज, नाक, ये सब सही है या नहीं समझ में आएगा, और ना हो तो उसका झट से इलाज करें। गर्म पानी की थैली का अगर फेस पे सेक कर लिया जाए तो ये सारे एरिया हेल्दी रहेंगे, साइनसेस ठीक रहेंगी। जरूरी है कि बैठकर सोने की आदत डालिए, जिसको हम कहते हैं निस्पंद भाव। सोना या कम से कम आराम करना। सांस खुल के नहीं चलती अगर आप लेट जाते हो, तो बैठकर जब आराम करते हो तो सांस अच्छी चलती है, और उसके बाद में लेटें। तो ये सांस के बारे में जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप ये चीज़ें सही होंगी। नमस्कार। और अब संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी इस भाषा कक्षा में हम द्विवचन के वाक्य सीख रहे हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने पुल्लिंग कर्तृपद एवं वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करते हुए एक वचन से द्विवचन वाक्य बनाए थे। आइए आज स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग कर्तृपदों के साथ द्विवचन वाक्य बना लेते हैं। वाक्य है प्रिया लिखति। इसका द्विवचन रूप बनेगा प्रिये लिखतः, अर्थात ऐसी 2 कन्याएं जिनका नाम प्रिया है वे लिखती हैं। छात्रा स्मरति, छात्रे स्मरतः, छात्रे स्मरतः, अर्थात 2 छात्राएं स्मरण करती हैं, याद करती हैं। वाक्य है बालिका शृणोति, बालिका सुनती है। बालिके शृणुतः, बालिके शृणुतः, अर्थात 2 बालिकाएं सुनती हैं। वाक्य है महिला गच्छति, अर्थात एक महिला जाती है। द्विवचन रूप बनेगा महिले गच्छतः, महिले गच्छतः। वाक्य है वृद्धा आगच्छति। इसका द्विवचन रूप बनेगा वृद्धे आगच्छतः, वृद्धे आगच्छतः। अम्बा पचति, माता पकाती है। अम्बे पचतः, अम्बे पचतः, यह इसका द्विवचन रूप बना। जननी पाठयति, माता पढ़ाती है। जनन्यौ पाठयतः, जनन्यौ पाठयतः। पुत्री पठति, अर्थात पुत्री पढ़ती है। पुत्र्यौ पठतः, पुत्र्यौ पठतः, अर्थात 2 पुत्रियां या 2 बेटियां पढ़ती हैं। वाक्य है नारी गायति। द्विवचन रूप बनेगा नार्यौ गायतः, नार्यौ गायतः। वाक्य है सा नृत्यति, अर्थात वह नाचती है, वह जो दूर है हमसे। तो इसका द्विवचन रूप बनेगा ते नृत्यतः, ते नृत्यतः। एषा नृत्यति, यह नृत्य करती है। द्विवचन रूप बनेगा एते नृत्यतः, एते नृत्यतः। इसी को प्रश्न यदि बनाएं तो कहेंगे का नृत्यति, अर्थात कौन नृत्य करती है, यह एक वचन में। और इसी का द्विवचन रूप बनेगा के नृत्यतः, के नृत्यतः, अर्थात कौन 2 नृत्य कर रही हैं। और अब यदि बात करें नपुंसकलिंग के कर्तृपद की,
तो वाक्य बना लेंगे फलम पतति, अर्थात फल गिरता है। इसका द्विवचन रूप बनेगा फले पततः, फले पततः। वाक्य है मित्रम क्रीडति, मित्र खेलता है। मित्रे क्रीडतः, मित्रे क्रीडतः, अर्थात दो मित्र खेलते हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। विकसति अर्थात खिलता है। इसी का द्विवचन रूप बनाना हो तो वाक्य बनेगा पुष्पे विकसतः, पुष्पे विकसतः, अर्थात दो फूल खिलते हैं। मित्रों, ऐसे ही वाक्यों के कर्ता व क्रिया को आपस में अर्थानुसार बदलकर आप भी संस्कृत में प्रथम पुरुष द्विवचन के कुछ और नए नए वाक्य बनाइए। वाक्यों को आप बनाकर सोशल मीडिया पर टैग करिए, जिससे हम आपका सहयोग कर सकें। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। अग्रिम कुछ वाक्यों को, कुछ विषयों को लेकर पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः। कभी खुशी कभी गम का सिलसिला है। ये जीवन समझदारी से जीना एक कला है। आप जीवन को समझदारी से जीने की कला का अभ्यास करते रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।